नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र देवड़ा कोचिंग सेंटर बनाड़ जोधपुर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। भाग 16 के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले हमने पढ़ा था मूल अधिकारों के बारे में, संपूर्ण विवरण पढ़ा था, जिसके अंदर हमने एक सिस्टमेटिक तरीके से जो मूल अधिकारों को किया था। आज हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात करेंगे और एक छोटी सी जानकारी से शुरू करेंगे और आपको संपूर्ण वीडियो के माध्यम से पूरी कोशिश करेंगे कि आपका हर एग्जाम के लिए क्या हो, फायदेमंद हो सके। तो सबसे पहले बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सबसे एक छोटी सी जानकारी है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन से राज्य से लिया गया। एक प्रश्न तो इस प्रकार पूछा जाता है, तो कौन से देश के संविधान से लिया गया, वो आयरलैंड से। इससे पहले मैंने एक पिछले वीडियो के अंदर बताया था, आयरमैन व्यक्ति यानी जो मजबूत शक्तिशाली व्यक्ति है वो क्या करता है, हमेशा नीति निर्माण करने का कार्य वही करेगा। यानी आयरमैन करता होता है आयरलैंड, ऐसे हम याद रख सकते हैं। और भारतीय संविधान को जो अधिनियम है, कौन से अधिनियम के तहत इसको आयरलैंड जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उनको शामिल किया गया, अधिनियम 1935 के तहत। ये प्रश्न अच्छा सा है। अब उसके बाद में केवल ये भी पूछा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या नाम पुकारा, यानी किस नाम से इसको जाना, यानी इसको विशेषता वाला क्या बोला था, विशेषता वाला नीति निर्देशक तत्व। तो सबसे पहली बात है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से देश के संविधान से, यानी आयरलैंड। भारतीय संविधान में आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया। ठीक है दोस्तों, अब ये हो गया। अब जैसे सेकंड नेक्स्ट पॉइंट है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया। और आयरलैंड कहाँ से लिए थे, आयरलैंड ने इस शब्द को स्पेन देश के संविधान से लिया। स्पेन देश के संविधान से लिया। वो 1937 के जो उनका अधिनियम था उनके अकॉर्डिंग लिया था। और हमने कब स्वीकार किया था, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व को भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इसको शामिल किया गया। भारतीय संविधान के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे टाइप पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के बारे में अपने संपूर्ण जानकारी आपको पता है, लेकिन केवल एक्ट पूछ लेते हैं, जो आज के जो कंपटीशन के अकॉर्डिंग ऐसे सवाल पूछ सकते हैं। तो भारतीय संविधान के अधिनियम 1935 के तहत संविधान में नीति निर्देशक तत्व को शामिल किया गया। अब एक और जिक्र करेंगे, जो भारतीय संविधान के अंदर 22 भाग हैं और भाग 4 के बारे में आज पढ़ेंगे। भाग 4 के अंदर नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया। अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 36 से 51 के तहत भारतीय संविधान के अंदर राज्य के नीति निर्देशक तत्व को शामिल किया गया। तो भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति
नीति निर्देशक तत्व को शामिल किया गया है। अच्छा प्रश्न है, शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करेंगे इससे आगे जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है और अनुच्छेद की बात। राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। अब बात करते हैं आगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इनको विशेषताओं वाला संविधान का विशेषताओं वाला क्या बोला था, तत्व के रूप में जाना। अंबेडकर ने नीति निर्देशक तत्व को नीति निर्देशक ऐसे पूछ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। जो हम जैसे मूल अधिकार के बारे में हमने पढ़ा था तो उसके अंदर क्या बताया था कि संवैधानिक जो उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32 उसको क्या बोला था, संविधान की आत्मा। उसी प्रकार मान लो यही प्रश्न कन्फ्यूजिंग पूछ ले, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस नाम से पुकारा, यानी विशेषताओं वाला तत्व के रूप में। नीति निर्देशक तत्व को विशेषता वाला तत्व कहा है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे यानी इसको विशेषताओं वाला तत्व के रूप में जाना। एक ग्रेनविल ऑस्टिन हुए थे ब्रिटेन के, और इन्होंने इस जो नीति निर्देशक तत्व को आत्मा के रूप में, संविधान की आत्मा के रूप में जाना था। एक हुए थे जो राजनीति विज्ञानी ग्रेनविल ऑस्टिन ने इस तत्व को संविधान की आत्मा के रूप में जाना, संविधान की आत्मा के रूप में पुकारा। ठीक है, अब रही बात आगे। अब उसी प्रकार जैसे मूल अधिकार को क्या बोला गया भारतीय संविधान के अंदर, न्यायोचित करते हैं। अगर मूल अधिकारों का किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता तो वो क्या है, न्यायालय सुप्रीम कोर्ट यानी उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के अंदर क्या है, दायर रिट याचिका लगा सकता है। और जो नीति निर्देशक तत्व का है तो इसको गैर न्यायोचित, यानी नीति निर्देशक तत्व को गैर न्यायोचित माना गया है। गैर न्यायोचित माना गया है। मूल अधिकार को तो न्यायोचित और नीति निर्देशक तत्व को गैर न्यायोचित के रूप में माना गया है। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 36 के बारे में। इसमें अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में जिक्र किया गया, अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक। और फिर 51 क के बारे में हम मूल कर्तव्य के बारे में पढ़ेंगे, वो अलग चीज़ें हैं। मौलिक कर्तव्य हमारा उसके बारे में। तो नीति निर्देशक तत्व को गैर न्यायोचित माना गया, गैर न्यायोचित के रूप में इसको मानते हैं। ये अच्छा प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम बात करते हैं नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद के बारे में, अनुच्छेद 36 के बारे में। अनुच्छेद 36 में क्या है, अनुच्छेद 36 के अंदर है राज्य की परिभाषा। जिस प्रकार हमने मूल अधिकार के अंदर अनुच्छेद 12 के अंदर पढ़ा था राज्य की परिभाषा, वही मूल अधिकार के तहत राज्य की परिभाषा तो सेम है, लेकिन वो है न्यायोचित प्रक्रिया के रूप में थी और ये गैर न्यायोचित प्रक्रिया के रूप में। अगर इसका कोई उल्लंघन होने पर ऐसे कोई दायर याचिका के रूप में नहीं जा सकता व्यक्ति। जैसे मान लो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बारे में सविस्तार वर्णन किया गया है, और परिभाषा के रूप में विधायिका, कार्यपालिका,
और न्यायपालिका इसके बारे में वर्णन है। अब बात आती है अनुच्छेद 37 के बारे में। अनुच्छेद 37 के बारे में कई बार पूछा जाता है, यानी इसके बारे में तो जैसे मान लो ये बता दिया आपको विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इस भाग के अंदर समाहित जो सिद्धांत है, समाहित सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं, सिद्धांतों का प्रयोग होता है। ये होता है किसके अंदर? अनुच्छेद 37 के अंदर राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जैसे अनुच्छेद 38 के बारे में भी के समान, अनुच्छेद 38 के अंदर क्या है? राज्य द्वारा जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना, ये किसका कार्य है? यानी नीति निर्देशक तत्व क्या है? किसी व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो व्यवस्था है उसको बढ़ावा देना। यानी कहना करते हैं राज्य द्वारा जन कल्याण की जो सामाजिक व्यवस्था है उनको बढ़ावा देने का कार्य कौन करेगा? नीति निर्देशक तत्व। फिर बात आती है अनुच्छेद 39 के बारे में। तो 39 में क्या? राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ नीति सिद्धांत को बढ़ावा देना। अब ये कई बार जैसे अनुच्छेद 39 के अंदर क्या है? राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ जो नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों को क्या करना? बढ़ावा देना। यहाँ पर लिखा बढ़ावा देना। हाँ, कहने का अर्थ यह है कि अनुच्छेद 38 के अंदर राज्य द्वारा जन कल्याण के लिए जो सामाजिक है व्यवस्था उसको बढ़ावा देना, और इसके अंदर राज्य द्वारा जो अनुसरण किए जाने वाले कुछ नीति निर्देशक तत्व है उसको बढ़ावा देना। भाई राज्य के द्वारा क्या समय समय पर नीति योजना बनाती, योजना को आगे बढ़ाने का कार्य कौन से तत्वों के अंदर? नीति निर्देशक तत्व 39 के अंदर। 39 एक क के अंदर क्या है? समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं। अगला पॉइंट्स हमारा अनुच्छेद 39 का राज्य द्वारा समान निःशुल्क एवं विधिक सहायता प्राधिकरण के बारे में, यानी उसके अनुच्छेद के बारे में। उनचालीस को अच्छा प्रश्न है जो अभी एक बार बीच में आया था, एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है। 39 का राज्य द्वारा निःशुल्क एवं विधिक सहायता, कानूनी भी बोल सकते हैं या विधिक सहायता। विधि दिवस कब मनाया जाता है? विधिक सहायता। दोस्तों विधि दिवस के बारे में बताना, तारीख आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पता चलेगा आप पढ़ते हो या नहीं है। हमारे वीडियो को आप बराबर समय पर देखते हो या नहीं देखते हो, तो आप मुझे बताइए विधि दिवस कब मनाया जाता है और विधि दिवस क्यों मनाया जाता है। ये दोनों चीज़ में हमें बताना, एक कारण भी बताना और तारीख भी बताना। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं राज्य द्वारा निःशुल्क एवं कानूनी विधिक सहायता। राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है उसके तहत क्या है, यानी किसी व्यक्ति को राज्य सरकार, जैसे एक अभियान चला था बीच में न्याय आपके द्वार, यानी वहाँ पर ग्रामीण जो ग्राम पंचायत पर क्या होता है पूरा चौपाल बैठता है, जहाँ पर तहसीलदार, कलेक्टर, पुलिस प्रशासन सब चीज़ वहाँ पर होती है, वकील, गवर्नमेंट के वकील, और उनके कोई भी ग्रामीण स्तर पर या कोई भी शहरी स्तर हो उनके न्याय के लिए प्रक्रिया की जाती है। यहाँ तक तो हो गया। अनुच्छेद 40 में क्या होता है? पंचायती राज, यानी ग्राम पंचायत का गठन, ग्राम पंचायत का गठन के बारे। ठीक है दोस्तों, ग्राम पंचायत के बारे में पूछा जाता है, यानी अनुच्छेद संविधान के संशोधन, संवैधानिक संशोधन 73वें 74वें संविधान संशोधन
के तहत ग्राम पंचायत व नगर पालिका से संबंधित उपबंध अगर 73 व 74 की बात करते हैं 1993 और 94 के बारे में, सन के बारे में बात करते हैं, तो इस पर ऐसे कोई होगा तो आपको एक PDF के माध्यम से हो जाएगा और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं या टेलीग्राम के तहत आप इन चीज़ों को फ़ायदा ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लो ये तो प्रश्न हो गया, इसके अंदर जैसे मान लो एक आगे है अनुच्छेद 41 है, कुछ दिशा में काम का अधिकार, कुछ दिशा में काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ऐसे प्रश्न की क्या है बार बार पूछे जाते हैं। और सार्वजनिक सहायता और सार्वजनिक सहायता के बारे में, सहायता। ठीक है दोस्तों, यानी अनुच्छेद 41 के तहत कुछ दिशा में काम का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार और सार्वजनिक सहायता के बारे में, अनुच्छेद 41 के तहत। यानी कुछ ऐसी दिशा है जिसके अंदर इनको जरूरी होता है किसी व्यक्ति के बच्चे को, जैसे मान लो निःशुल्क सहायता का प्रावधान हो तो सरकार 86 संविधान संशोधन 2 जो लागू हुआ था ना 1 अप्रैल 2010, इस प्रकार क्या है प्रश्न पूछे जाते हैं। ये कई बार ये पूछे जाते हैं बीच में, अनुच्छेद 40 का संबंध भारतीय राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या प्रावधान लिखा गया है, और ये अनुच्छेद 42 के बारे में भी पूछा गया है। कुछ दशाओं में न्यायोचित व महिला प्रसूति, महिला जो प्रसूति से संबंधित जो है प्रावधान, महिला यानी कुछ जो मानवीय कार्य है उसके अंदर मातृत्व प्रसूति सहायता या मातृत्व व्यवस्था के बारे में, यानी कहने का अर्थ है कुछ जैसे मान लो काम काज के अंदर महिला गृहिणी महिला है या कोई रोजगार काम कर रही है, उस महिला अगर मातृत्व के खिलाफ, मातृत्व के प्रति या अगर वो प्रसूति सहायता प्रावधान चाहती तो सरकार के द्वारा क्या उनको पारिश्रमिक सवेतन क्या है उनको छुट्टी देना सरकार की प्राथमिकता होती है। इसके साथ साथ ऐसा कानून भी बनाया है। अभी जैसे मान लो 6 महीने के लिए मातृत्व अवकाश के रूप में सरकार ने बताया कि भाई फर्स्ट डिलीवरी के समय क्या है 6 महीने के क्या होना चाहिए, उनका अवकाश होना चाहिए, सवेतन और वेतन भी साथ में। ठीक है, ऐसे मतलब कुछ देशों में जैसे न्यायोचित व महिला प्रसूति सहायता व मातृत्व व्यवस्था के बारे में ये एक्ट बना था। ठीक है, उसके बारे में जैसे मान लो कई बार ये भी ज़्यादा एग्जाम के अंदर पूछा गया है। और जैसे मान लो अनुच्छेद जैसे 43 के बारे में, अनुच्छेद 43 में क्या है, कुछ जैसे कर्मचारी है, कुछ कर्मचारियों को यानी वेतन से संबंधित अनुच्छेद 43 क में ये क्या है, बार बार ऐसे एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं कि भाई कर्मचारियों का यानी कुछ कर्मचारियों का वेतन निर्वाह से संबंधित प्रावधान, वेतन निर्वाह से संबंधित प्रावधान। अब जैसे मान लो ये हो गया अनुच्छेद जैसे 44 के बारे में, अनुच्छेद 43 क के बारे में भी यही उल्लेख किया गया है। और उसी प्रकार जैसे मान लो जैसे कोई उद्योग है, उद्योगों के प्रबंधन व कर्मचारियों की सहभागिता होनी चाहिए, कर्मचारियों की सहभागिता यानी उद्योग के जो प्रबंध करना चाहिए और कर्मचारियों की सहभागिता होनी चाहिए। उसके अंदर उद्योग कोई भी चल रहा है उसको प्रबंधन करने का कार्य है, उसको मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए। अब जैसे मान लो एक अनुच्छेद जैसे 44 के बारे में कई बार पूछा जाता है। अनुच्छेद 44 के अंदर क्या है, नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद जैसे मान लो 44 के अंदर क्या है, नागरिकों के लिए
नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। ये भी अच्छा प्रश्न है, संहिता। ऐसे कोई हिंदी में गलत हो तो आप बुरा मत मानना। बोलते ना राइटिंग कैसी भी हो लेकिन क्या है, पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए। राइटिंग में कुछ नहीं बड़ा। अनुच्छेद जैसे 45 के बारे में भी कई बार पूछा है, जैसे बालपन पूर्व भी कह सकते हैं, यानी 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों व 6 से 14 साल भी कह सकते हैं, या वर्ष के बच्चों के लिए सरकार के द्वारा शिक्षा की व्यवस्था करें। ऐसे भी अपने शब्दों में भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं। जैसे मान लो कई बार ये भी पूछा जाता है अनुच्छेद 46 के बारे में। अनुच्छेद 46 जैसे इससे पूर्व ये चीज़ तो आपको समझ में आएगी भाई, शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। और जैसे अनुसूचित जाति जनजाति है, अनुसूचित जाति है या जनजाति है, अनुसूचित जनजाति या आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्गों, यानी आर्थिक रूप से कोई भी पिछड़ा वर्गों के हितों को बढ़ावा देना है, ये होगा। अब जैसे मान लो अनुच्छेद 47 के बारे में, अनुच्छेद 47 के बारे में भी कई बार ये पूछे जाते हैं। अगर जैसे 46 के बारे में अनुसूचित जाति जनजाति जो आर्थिक पिछड़ा, यानी इसके अंदर जैसे पोषाहार स्तर के बारे में, या कोई मान लो जैसे जीवन स्तर सुधारने, जीवन स्तर के बाद जैसे पोषाहार स्तर है, जीवन स्तर सुधारने, जन स्वास्थ्य के कल्याण के लिए बढ़ावा देना। अनुच्छेद जैसे 48 के बारे में, यानी कहने करते हैं भाई पोषाहार स्तर बढ़ाना, जीवन स्तर यानी पोषाहार स्तर बढ़ाने, जीवन स्तर सुधारने और जन स्वास्थ्य के कल्याण के लिए बढ़ावा देना, ये नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 47 के बारे में बताएं। अब 48 के बारे में क्या, कृषि एवं पशुपालन का संगठन। कृषि जैसे मान लो 48 के बारे में है, कृषि व पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद एक है 48 का, जिसके अंदर पर्यावरण व वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव के संरक्षण संवर्धन के लिए बढ़ावा देना। अब जैसे 49 में क्या होता है कि सबसे पहले 48 के बारे में बात करेंगे कि कृषि व पशुपालन का एक संगठन बनाना, यानी एक नियम बनाना, संगठन बनाना। और 48 के अंदर पर्यावरण व वन्य जीव संरक्षण संवर्धन के लिए बढ़ावा देना, पर्यावरण के प्रति और उसके जीवों के प्रति संरक्षण के लिए क्या करना, बढ़ावा देने का कार्य किसके अनुच्छेद के अंदर किया गया, अनुच्छेद 48 के अंदर। अब उसी प्रकार पर्यावरण वन संरक्षण एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बना था 1972 के लिए, यानी एक अधिनियम बना 1972 के अंदर। अच्छा प्रश्न है, ये पूछ भी जा सकते हैं। अब जैसे मान लो अनुच्छेद 49 के अंदर क्या है, राष्ट्रीय जो स्मारक है, पुरातात्विक स्थल है, उसको संरक्षण के लिए बढ़ावा देना, यानी राष्ट्रीय स्मारक व उनके संरक्षण करना हमारा उत्तरदायित्व है, हमारा दायित्व है। ठीक है। अब जैसे मान लो अनुच्छेद 50 के बारे में,
अगर कोई न्यायपालिका या कार्यपालिका उसके अलगाव के बारे में, यानी यहाँ पर जैसे मान लो आगे ही कर ले, एक दो पॉइंट है नॉर्मल, तो इसी प्रकार हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा। और इसके अंदर ज़्यादातर पूछने लायक कौन से जो अनुच्छेद है वो बताएंगे आपको। न्यायपालिका व अनुच्छेद 15 के बारे में, न्यायपालिका व कार्यपालिका, न्यायपालिका व कार्यपालिका में अलगाव हो तो अलगाव। अब उसी प्रकार अनुच्छेद 51 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देना, सुरक्षा को बढ़ावा देना। देखो इसके अंदर पूछने लायक ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे एक अनुच्छेद 36 के बारे में तो पूछा हुआ है, ये थोड़ा हाई लेवल में पूछा जाता है। अब रही बात अनुच्छेद 40 तो फिक्स आपको पता ही, 38 और अनुच्छेद 39 क के बारे में कई बार पूछा गया है। और उसके बाद अनुच्छेद 44 समान निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में, अनुच्छेद 40 के बारे में, और काम के लिए मानवोचित दशा के अनुच्छेद 42 और अनुच्छेद, उसके बाद में 44 तो हो गया आपका, 45 में ज़्यादा नहीं महत्व रखता, और 46 46 और 48 और 48 का वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 46 अनुच्छेद 48 क के बारे में, और अनुच्छेद जो 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति वाला। ये ऐसे प्रश्न पूछे आपस में जो विवाद होते हैं ना देशों के, तो उनकी सुरक्षा के लिए क्या होना चाहिए प्रावधान, तो ऐसे जो करंट के अकॉर्डिंग पूछ भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम अगला अध्याय होगा 17वें अध्याय के अंदर हम मिलेंगे आपसे ज़रूर। और रही बात अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और एक में प्रश्न पूछा था विधि दिवस के बारे में और क्यों मनाया जाता है, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताना हमें। और ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।